सॉरी ये क्या ना भाई। ओके तो हेलो भाई, कैसे हाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होगे और एकदम कुछ तकड़ा कर रहे होगे। बड़ा टाइम हो गया है व्लॉग नहीं करे हुए मेरे को, पर अगेन अभी वी आर बैक ऑन ट्रैक। अभी मैं तो टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहा था अपने जापानीज के पेपर के चक्कर में। N4 का मेरा पेपर था एंड अब देखो सीन क्या है, मेरी थी तबीयत खराब तो फिर जब पेपर देने के लिए गए, पहला सेक्शन आया। पहले आता है हमारा लर्निंग वाला सेक्शन, वोकैबुलरीज एंड कांजी वगैरह वाला आता है। उसके बाद आता है हमारा नॉर्मल वाला सेक्शन जिसमें पैसेजेस वगैरह होते हैं और तुम्हारा उसमें भी ग्रामर ही होता है थोड़ा सा। और लास्ट वाले सेक्शन के अंदर आता है डायरेक्ट अपना लिसनिंग वाला पार्ट। तो मेरा सबसे पहला पार्ट वोकैबुलरीज वाला, कांजी वाला, इतना तगड़ा गया था। मतलब जैसे मान लो उसके अंदर 27 क्वेश्चन थे, 27 में से मेरा 25 एकदम करेक्ट है। और उसके बाद आता है पैसेज वगैरह वाला सेक्शन, और उसके अंदर मैंने एक्चुअल में थोड़ा सा हल्का फुल्का ही, ज्यादा भी नहीं, छींटे मारे। अबे यार क्या, मतलब सॉरी, मतलब थोड़ी बहुत उसमें मैंने दिक्कत कर दी। तो फिर भी मतलब वो भी डिसेंट सही गया मेरा। पर जैसे ही लास्ट में आता है लिसनिंग वाला सेक्शन, ओ भाई साहब, वहां तो भाई मैंने बस क्या ही बोलूं भाई, वहां बहुत ही बेकार चला गया। क्योंकि इतनी लंबी बातें होती, मैं बहुत बार क्वेश्चन मिस कर दे रहा था स्टार्टिंग में जब बोलते। मेरे को फिर पैसेज सुनना पड़ा था। पैसेज सुनने के बाद जब वो एंड में वापस एक बार क्वेश्चन बोलते हैं तो मैं पैसेज भूल जा रहा था। तो अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस बात को, पर हाँ ऐसा है कि फेल होने के चांसेस है। ऐसा होता है इसके अंदर कि अगर तुम किसी एक सेक्शन के अंदर भी फेल होते हो तो तुम पूरा पेपर फेल हो जाओगे। तो मेरे बाकी के 2 सेक्शन तो फिर भी डिसेंट गए हैं कि उनमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पर अगर मैं लिसनिंग में फेल होता हूँ तो मैं पूरा पेपर फेल हो जाऊंगा। एंड वो तो मैं होऊंगा ही, मेरे को पता है। वैसे फिंगर क्रॉस, क्या पता मैंने तुक्के तुक्के में सही आंसर भर दिए हो। पर हाँ, ये एक अपडेट था जिसके चक्कर में वीडियोस भी नहीं आ पाई। और फिलहाल मेरा मूड खराब है। पेपर कल था, आज हम अपने आप को ट्रीट दे रहे हैं, किस बात की पता नहीं। पर हाँ ठीक है, अगली बार से लिसनिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उसके अंदर फोड़ेंगे बढ़िया से। अभी कॉफ़ी पीते हैं। और आप लोग पिछले दिन की वीडियोस एंजॉय करो, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी पर मैं उनको एडिट नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ। तो अभी आप लोग देखो पहले की वीडियोस। मैं शायद आज एक और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो वो भी आ जाएगी जल्दी। ये फ्यूचर वर्जन आपसे मिलेगा अगली वीडियो के अंदर। आप लोग पास्ट वर्जन वाले का देखो। कौन है ये, कौन है ये? तो साकेत है। आज है हमारे बल का 357वां दिन। पानी की बोतल चाहिए होती है, मैंने बोला बोले मुझे नहीं मालूम। तो यार मैं जैकेट पड़ी तो थी यार, यही पहन कर आया था मैं ठंड लगी। स्टडी मटेरियल गाइस, चीटिंग करने के लिए मजाक कर रहा हूँ भाई, हो ही नहीं सकती उधर चीटिंग। चलो चलो भाई, और ये तो कोई लड़की है। ओए बंद करो। The silhouette's burning, the embers rising high, like a chemical fire. The flame won't die. अभी मैंने सोचा था कि मैं 35 किलो ट्राई करूंगा, पर जैसे ही मैंने 30 उठाया लोगों को अपनी औकात पता लग गई। इसलिए अब 30 किलो ही उठाएंगे एंड उसको 45 डिग्री करेंगे। एक स्टोरी डाली थी कुछ टाइम पहले, मतलब एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि इंक्लाइन के सबसे बेस्ट एंगल कौन सा है। इसके अंदर मैंने बताया था कि देखो 45 डिग्री से मतलब 30 डिग्री तक तुम्हारे लिए कुछ भी काम कर सकता है। बस तुमको एक्सपेरिमेंट करना है और ट्राई करना है कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या काम करता है। फिलहाल मेरे 35 डिग्री है तो मैं चाहता हूँ कि मैं 45 डिग्री पर भी एक बार ट्राई करके देखूँ। अब उसके बारे में जो उसके पीछे की साइंस है वो मैं सेट के बाद बताता हूँ। लेट्स गो। ये ज़्यादा ही है वैसे 45 डिग्री से। काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि शोल्डर के लिए ये छोटी है और इंक्लाइन के लिए ये ज़्यादा है। अभी बताता हूँ। वो 45 डिग्री के अप्रोक्स ही है, एकदम एक्यूरेट नहीं है। मैंने इधर डंबल लगा रखा है क्योंकि उससे एक ऊपर हो जाए वो ज़्यादा ही ऊपर हो गया। तो एक बार डंबल लगा के ट्राई कर रहे हैं। अभी ये करेंगे उसके बाद मैं करूँगा, फिर ढूंढते हैं स्वीट स्पॉट। और एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत ही तगड़ा था, क्योंकि कसम से देखो इनके भी हंसी छुट्टी पैरा। ये पूरा हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि पूरा का पूरा अपर चेस्ट पर ही फील हो रहा है, बस शोल्डर पर हो ही नहीं रहा। मतलब उनको लगेगा शोल्डर पर हो रहा है, थोड़ा बहुत होता भी है। देखो एकदम बायस तो कर नहीं सकते, पर फिर भी अपर चेस्ट पर ज्यादा फील हो रहा है। इसका रीजन इस सेट के बाद बताओ। कुछ नहीं, अच्छा फील आया। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लग रहा था कि शोल्डर पे आ रहा है, लेकिन हाँ चेस्ट पे आ रहा था पूरा। इसके नीचे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था मेरे को, इसके ऊपर ऊपर फील हो रहा था। बाकी हाँ, मैं एकदम से कंक्लूजन पर जंप नहीं करूंगा। पहले इसको कुछ टाइम ट्राई करते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को मैं एकदम पक्की पक्की वाली कंफर्मेशन दूंगा। Darling, you and I.
अब देखो इस चीज के पीछे का लॉजिक ये है एक्चुअल में कि जब भी हम कोई इंक्लाइन मूवमेंट कर रहे होते हैं, हमारी जो एल्बोज है वो टक्ड इन होनी चाहिए और जो हमारी स्पाइन है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, चिपकी हुई होनी चाहिए पेन से, जिससे जो है अपर पैक जो फाइबर है वो अच्छे से टारगेट होंगे। क्योंकि अगर तुम एक मान लो 35 डिग्री इंक्लाइन रख रहे हो, एक लोअर इंक्लाइन रख रहे हो और उसके अंदर अगर आपने एक बढ़िया खतरनाक सा आर्च बना लिया या फिर आपने हिप्स को उठा लिया, तो क्या होगा, वो एक तरीके से तुम्हारी फ्लैट प्रेस बन जाएगी। मतलब तुम इंक्लाइन नहीं कर रहे, फ्लैट मूवमेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ का कोई फायदा नहीं हुआ ना उसको इंक्लाइन करने का। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए अब जेफ निपार्ड की मैंने वीडियो देखी थी और वैसे भी मैंने खुद भी दिमाग लगाया, तो मेरे को वही चीज़ पता लगी कि अगर हम इंक्लाइन को ही ऊपर कर दे तो वो प्रॉब्लम ही खत्म सी नहीं हो जाएगी। और आजकल तुम लोग जैसे शिवम दुबे वगैरह है, उनको भी देखोगे कि वो 45 डिग्री पे करते हैं, क्योंकि उससे ये चीज़ मेक श्योर हो जाती है कि तुम चाहे कितना भी अपने हिप्स को उठा लो और आर्च बना लो, तुम्हारा एंगल जो है वो फिर भी इंक्लाइन ही रहेगा और तुम्हारे अपर पैक फाइबर ही ट्रेन होंगे। और यही चीज़ हमको करनी है। और दूसरी बात देखो, न्यूट्रल स्पाइन करना एक बेंच प्रेस के अंदर मेरे बस की बात नहीं है। मेरे को बहुत ज़्यादा इंजूरियस सा फील होता है वो, कि मेरे शोल्डर खटक जाएंगे या फिर कुछ और भी। बस इसी चक्कर में मेरे को आर्च रखने की आदत है, और अगर मेरे को आर्च रखना है इसके लिए मेरे को इंक्लाइन ऊपर करना ही करना पड़ेगा। ये इसका लॉजिक है। पीछे से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी तो शायद पता ना लगाओ, बाकी हाँ यही मेन रीज़न था। barely scratching the अरे भाई साहब क्या लग रहा है भाई फिजिक। This obsession अरे भाई ये लास्ट एक्सरसाइज है चेस्ट की, बस इसी ये करेंगे 3 सेट और एंड खत्म। फिर शोल्डर का अगर टाइम मिला तो करेंगे कि जिम बंद होने वाला है। आज मैं लेट हो गया। चलो भाई 75 kg है वैसे। Darling, हैंडल्स को यूज करने का भी यही सेम रीजन है। जब भी हम पैक डेक के अंदर फेलियर तक जाते हैं और हम आगे हो जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारे चेस्ट से टेंशन हट जाता है और शोल्डर्स पर आ जाता है। ये मेरी थ्योरी है, गलत भी हो सकती है, पर एक तरीके से मैंने अपनी बॉडी के हिसाब से समझा दिया तुमको कि मैं कैसा फील करता हूँ। दैट्स इट। अबे यार बताओ किसके शोल्डर अच्छे हैं, इसके या मेरे? ऑफ कोर्स जिम के अंदर से भगाया तो बाहर आके पोजिंग कर रहा है। लाइटिंग इधर ही है ना एकदम। घर चला गया बेचारा, मैं नीचे हूँ। पाव भाजी अब लग रहा है कि अब चल रहा है।